हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे पास एक जो अगली है, हमारे पास एक जो तुम्हारी अगली है जिसको हम बोल सकते हैं कि वन शॉर्ट वीडियो, मतलब कि हम पूरा चैप्टर दोबारा से एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो थोड़ा सा बस तुम्हें अटेंटिव रहना है, और अगर किसी को पूरी की पूरी डिटेल क्लास देखनी है ना, तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब चैनल मेरे पास मैडी मैथ क्लासेस, ठीक है, मैडी मैथ्स क्लासेस। भाई इस चैनल पे तुम आराम से विजिट करके जो इसकी प्लेलिस्ट है तो वहां पे जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हो, क्लास 10th साइंस। ठीक, ये तुम्हारे प्लेलिस्ट में क्लास 10th साइंस इस नाम से एक प्लेलिस्ट है। भाई इसको जाकर तुम चेक करो तो तुम्हें ना सारी बातें भाई तुम्हें आराम से पता लग जाएगी कि क्या क्या तुम्हारी डिटेल बातें हैं। ये तुम्हारे पास जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, उसको बोल सकते हैं कि तुम्हें समझ में सारा आ जाएगा। तुम्हें ये बात और पता लग जाएगी कि इस चैप्टर के अंदर तुम्हें पढ़ना एक्चुअल में क्या क्या है। ठीक है, देखो भाई तुम्हारे पास जो हमारे चैप्टर का नाम है, तो क्लास 10th साइंस का अमल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, एवं हमारे पास कभी लवण है, ये चैप्टर हमारे पास। ठीक, चैप्टर का नाम मेरे पास अमल, क्षारक, मतलब कि अम्ल, क्षारक एवं लवण है। पहले समझो, तुम्हारे पास अम्ल का मतलब होता है एसिड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई, एसिड। जो तुम्हारे घर में एसिड वगैरह यूज होते हैं ना, हम उसको बोलते हैं क्षारक। ऐसी कोई चीज, जैसे मान लो भाई मैं तुमसे बोल दूं, ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे स्वाद में कड़वी होती है, कोई सी भी वो सारी चीजें जो तुम्हारे स्वाद में कैसी भाई कड़वी होती है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। और सुनो, और जो मेरे पास अच्छा जो एसिड है भाई, एसिड का स्वाद तुम्हारे पास होता है खट्टा। ठीक है, जो एसिड के साथ खट्टा होता है, और जो क्षारक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, और जो मेरा क्षारक है हम उसका साथ भाई कड़वा होता है। और जब इन दोनों को मिला के, क्या बोला मैंने, जब एसिड को मतलब अम्ल को और क्षारक को जब मिक्स करते हैं ना, तो जो हमारा बन के निकलता है उसे बोलते हैं लवण। ठीक है, इसका स्वाद ना तुम्हारा जो लवण है, इसका स्वाद तुम्हारा नमकीन सा। ठीक है, तुम्हारा इसका स्वाद क्या, नमकीन सा स्वाद होता है। तो इन बातों को तुम्हें पता होनी चाहिए। सुनो, तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारे पास जो चाहिए वाला हमारे पास जो है, पहले हम बात करें मेरे पास जो अम्ल है, अम्ल के बारे में। ठीक है, मेरे पास पहले क्या, अम्ल के बारे में बात करते हैं। अरे अम्ल जो है, अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं, ये तो मैं बातें बता चुका हूं मैं। ठीक है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड्स, ठीक है, इसको एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तुम्हें ये बता चुका हूं, इसका स्वाद कैसे खट्टा होता है। कह रहा है कि हम कह सकते हैं जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उससे हम अम्ल होते हैं, उसमें क्या बोलते हैं भाई, उसको हम अम्ल बोलते हैं। तो चलो हम इसके अब अम्ल के कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। अम्ल मेरे पास क्या होता है, इसका जो पहले देखो भाई, हम ना सबके दो गुण की बात करेंगे। जैसे मेरे पास ना अम्ल है, क्षारक है, लवण है। पहले हम दोनों के जो भौतिक गुण है वो पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इसके जो रासायनिक गुण होते हैं। तो समझो मेरे पास क्या होता है भाई, मेरे पास पहला क्या देखिए, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, जो अम्ल मेरे पास क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा मेरे पास क्या है, जो नीले रंग का जो तुम्हारा लिटमस पेपर होगा उसको लाल रंग में बदल देगा वो। ठीक, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसा मेरे पास क्या लिटमस पेपर है। ठीक, तुम अगर ना स्टेशनरी पे जाते हो, अगर देखो मेरे पास क्या है कि ये ब्लू कलर का है, ये पास क्या है भाई, ब्लू कलर का है। और जैसे ही मैं इसको किसी भी एसिड के अंदर डालता हूँ, ठीक है, मैंने इसको इस एसिड के अंदर डाला, तो एसिड जैसे इसको बाहर निकालूंगा ना, मतलब कि अंदर डालने के बाद ये अपना रंग चेंज कर लेगा। और कैसा बदलेगा भाई, ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा लाल में, इसको हम रेड कलर बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, सुनो, उसके बाद मेरे पास है ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। तुम्हें इन बातों को याद रखकर चलना है। जब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे ना, तो उसके मैं सारी बातें बता लगेगी। अगला मेरे पास है भाई जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना। देखो तुम्हारा जो पानी होता है ना, पानी के अंदर नॉर्मली करंट नहीं दौड़ता। ठीक, जो एकदम प्योर हमारे पास है कि जो पानी वगैरह होता है उसमें हमारा करंट दौड़ता नहीं है। लेकिन मैं दूसरी तुमसे बातें बोल दूं कि भाई अगर मैं उसी पानी के अंदर एसिड को, अम्ल को अगर मिला दूं, तो अम्ल के मिलाने के साथ ही क्या होगा भाई, उसमें करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा। इन बातों को तुम्हें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, सुनो, हाँ भाई हम अगली बात करते हैं अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, सबसे पहला भाई मेरे पास जो इसमें पहला है, हमसे कह रहा है कि जो अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। अम्ल के रासायनिक गुण का मतलब है कि अगर ये किसी के साथ अभिक्रिया करता है, नॉर्मली अगर मैं इसको किसी के साथ मिक्स करता हूं तो क्या होगा। सबसे पहला भाई, अगर इसको धातु के साथ मिक्स करूंगा ना, तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड की निकासी, मतलब कि निकालता है। ठीक, दूसरी बात, अगर धातु कार्बोनेट या फिर मेरे पास है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो या तो धातु कार्बोनेट मेरे पास है, दूसरा मेरे पास है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ अगर ये अभिक्रिया करता है, अगर इसका मिक्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। लास्ट मेरे पास है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाना। ठीक है, देखो भाई कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि
कुछ धातु हमारे पास ऐसे होते हैं, अगर मैं उनको इसके अंदर डालता हूं तो भाई वो या तो लवण बनाएंगे, लवण में तो बता दूं ऊपर क्या होता है, जिसका स्वाद नमकीन होता है, ठीक, और जल भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब भाई हम ना कुछ कुछ बात करते हैं मेरे पास जो अम्ल के स्रोत, हमें अम्ल कहाँ से मिलता है। सबसे पहला मैं तुमसे बोल दूं भाई, नींबू के अंदर मेरे पास साइट्रिक अम्ल होता है, टमाटर के अंदर उसको बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं एस्कार्बिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। तुम्हें से ना ये सारे तुम्हें याद होने चाहिए। ये जो तुम्हारे जो MCQ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं MCQ वाले क्वेश्चन में। हम अगली बात करते हैं भाई अम्ल के प्रकार की। पहला मेरे पास तो प्रबल, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत है, ठीक, हाथ पे डालो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। दूसरा मेरे पास है दुर्बल, भाई दुर्बल का मतलब क्या होता है, इसको हाथ पे डालोगे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान चलो नींबू का पानी, ठीक है, जो नींबू जूस होता है ना, जो नींबू को तुम निचोड़ के हाथ में डालोगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा नहीं उससे, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग एसिड को हाथ में डालोगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा गारंटेड, ठीक है। और भाई उसके बाद अगर मैं अगला बोलूं, सांद्र मेरे पास है और तनु, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी, ठीक है, तो हमें आराम से पता लग जाएगा मेरे पास एक्चुअल में है क्या। सुनो भाई, पहले हम बात करते हैं मेरे पास कि प्रबल अम्ल क्या होता है, कि वे सारे के सारे अम्ल जो जलीय विलयन, भाई जलीय विलयन का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन का मतलब है जल के अंदर पहले से कुछ मिला रखा है ना, हम उसको बोलते हैं जलीय विलयन, ठीक है। तो कह रहे कि जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, आयनित का मतलब है पूरी तरीके से घुल जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आयनित होने का मतलब पूरी तरीके से, लिखो भाई, पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। उसके बाद उसे हम क्या बोलते हैं भाई, वो प्रबल, मतलब कि इसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल, ठीक। अब सुनो मेरे पास इसका कुछ एग्जांपल है, करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको H2SO4 है, और फिर मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसको अगला मेरे पास है इसको हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ठीक है। ये सारे मेरे पास कभी उदाहरण है किसके, मेरे पास ये उदाहरण है प्रबल अम्ल के, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई देखो अगला करेगी, प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन, इसको क्या बोलते हैं, देखो अगर यहाँ मेरे पास ये मेरे पास प्लस का नहीं तो हम इसको बोलेंगे प्रोटॉन, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोटॉन। लेकिन अगर मेरे पास ये इस तरीके का नहीं होता, हाँ भाई मैंने क्या बोला कि अगर मैं देखो मेरे पास क्या है कि प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है, अर्थात देखो वैसा तुम्हें पता लगेगा, जब भी तुम्हारे पास प्लस होगा ना तो प्रोटॉन बोलेंगे, अगर तुम्हारे पास माइनस होगा हम उसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मेरे पास करेगी जो प्रबल अम्ल होते हैं उसमें प्रोटॉन अर्थात, प्रोटॉन का मतलब मेरे पास क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन का मतलब हम बोलेंगे मतलब कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है। जो मेरे पास ना हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का जो आयन है इसको त्याग करने की क्षमता होती है, मतलब कि ये किसी के भी साथ जाके मिक्स हो जाता है, ठीक है, त्याग करने की उच्च क्षमता होती है, अर्थात प्रबल अम्ल अपने संघटक तत्वों के आयन में विखंडित हो जाता है। मैंने क्या बोला कि भाई देखो जो तुम्हारा प्रबल अम्ल है ना वो किसी के साथ में मिक्स हो जाता है। हम अगली बात करते हैं बस में जो दुर्बल अम्ल है वो क्या है, सुनो। तो भाई मेरे पास कह रहे कि अम्लीय अम्ल में जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित ना होकर, देखो जो मेरे पास जो था प्रबल था वो क्या आयनित हो जाता है, मेरे पास ये लगा आयनित ना होकर आंशिक रूप से आयनित, तो आंशिक का मतलब है आधा, ठीक है, मतलब कि आधा बोल सकते हैं इसको बोलेंगे पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने भाई कि अम्ल में जो जलीय विलयन में, देखो अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित ना होकर आंशिक रूप से आयनित, आयनित का मतलब बता चुका हूं घुलना, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है, मतलब कि मेरे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड आदि, मेरे पास क्या भाई दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। सुनो भाई, तो मेरे पास इसका भी इसके कुछ पॉइंट है, क्या दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयन जिसको हम H+ का पूर्णतः त्याग नहीं करते। देखो भाई मैं तुमसे मैंने कहा था कि जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग है इसको हम प्रबल बोलते हैं, वो क्या कि पूर्ण रूप से त्याग करता है, लेकिन ये नहीं करता। उसके बाद कह रहे कि समान सांद्र पर दुर्बल अम्लों का pH मान, देखो भाई हमने इसके बारे में मैं तुम्हें लास्ट बताऊंगा pH मान होता क्या है, ठीक है। सुनो हम अगली बात करते हैं सांद्र अम्ल क्या होता है, फिर बात करेंगे तनु अम्ल क्या होता है। कह रहे कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जिसमें भाई अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल, अल्प का मतलब है कम, ठीक है, अल्प का मतलब मेरे पास क्या भाई कम। तो क्या बोला मैंने कि मेरे पास जो सांद्र अम्ल ऐसा होता है जिसमें अम्ल तो भाई बहुत ज्यादा है, जो तुम्हारे पास अम्ल है ना जो एसिड ये तुम्हारे पास बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जिसमें पानी क्या है, जो मेरे पास क्या है जल पानी, ठीक है, H2O मेरे पास क्या भाई बहुत ही कम मात्रा में होता है, अल्प मात्रा में कम मात्रा में होता है, तो हमसे क्या बोलते हैं सांद्र अम्ल। दूसरा मेरे पास है तनु अम्ल, ये बोलते हैं कि जिसमें अल्प मात्रा, देखो भाई क्या बोला मैंने
जिसमें अल्प मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल जो है अल्प मात्रा में हो जबकि जल अधिक मात्रा में हो, हम उसे बोलते हैं तनु अम्ल। नेक्स्ट मेरे पास है भाई क्षारक। सुनो, जो क्षारक है हम समझते हैं उसके बारे में, कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, क्षारक कहते हैं। तुम्हें नॉर्मली तुम कभी साबुन को चख के देख लेना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। भाई अगली बात करते हैं क्षारक के गुण क्या होते हैं। जो क्षारक है उनके गुण क्या क्या है हमारे पास, हम इनकी बातें करेंगे। देखो भाई तुम्हें पास करेगी, पहले देखो मैं सबके बारे में बताऊं, पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे भौतिक गुण, उसके बाद हम क्या पढ़ेगे भाई, रासायनिक गुण। पहला स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। जलीय विलयन में OH- आयन देता है। देखो जो तुम्हारा अम्ल है, अम्ल तुम्हारा क्या देता है भाई, वो H+ आयन देता है, ठीक। और जो ये मेरे पास क्षारक हो गया भाई, OH- आयन देता है, ठीक है। तुम्हें इन बातों को याद रख के चलना है। सुनो फिर अगला, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कहाँ करना। अगर हम किसी भी जल के अंदर, अगर मान लो कोई सा जल है उसमें ना, मान लो कि मैं बोलूं नॉर्मली मेरे पास पानी है, अगर मैं उसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में क्षारक को मिक्स कर दूं ना, तो उसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। फिर सुनो भाई, हम अगली बात करते हैं, हम क्षारक को अल्काली बोल के चलते हैं, याद रख चलना। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखो क्या बोला मैंने, जल में जो घुलने वाला होता है ना, ठीक है, मैं क्या बोला भाई, जल में घुलनशील, इसका मतलब है जल में घुलने वाला जो क्षारक होता है उसको हम क्षार बोल के चलते हैं, और क्षार को हम क्या भाई, अल्काली बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, अल्काली बोलते हैं। इसका एग्जांपल है NaOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मेरे पास कुछ कुछ इसके एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद भाई मैं कह रहा हूं कि जो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जितने तुम्हारे पास क्षारक है वो क्या जल में घुलनशील नहीं होते। कह रहे कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तुम्हें इन बातों को याद रख के चलना है, ठीक है। तो वही मैं बोलूंगा कि भाई सभी क्षारक, देखो क्या होंगे, सभी क्षारक होते हैं, जितने भी क्षार है वो क्षारक तो होंगे, लेकिन जो भी मेरे पास जितने भी क्षारक हैं वो क्षार नहीं होते। इसका मतलब है कि देखो जितने भी अम्ल होते हैं ना, मतलब जितने मेरे पास क्षारक हैं वो सारे सारे पानी, एक तरीके से बोल सकते हैं कि पानी में नहीं घुलते, ठीक, सारे नहीं घुलते, लेकिन जो जो घुलते हैं ना वो मेरे पास क्षारक होते हैं आराम से। इन बातों को याद रख के चलना। तो इसमें अगर कंफ्यूजन, देखो मैं नॉर्मल सी बात बोलूँ कि जितने जो हमारे पास क्षारक, जो भी क्षार है वो क्षारक तो होते हैं, लेकिन सारे जो क्षारक है वो क्षार नहीं होंगे, ठीक भाई। इसमें कंफ्यूज हो रहे तो नॉर्मल सी कोई बात नहीं है, रट्टे मार लेना इसको थोड़ा सा याद करके चलो। उसके बाद अगला मेरे पास है क्षार के रासायनिक गुण क्या होता है। हमने इसके जो भौतिक गुण है उसको पढ़ लिया, जो भी इसके भौतिक गुण है इसको पढ़ चुके हैं आसान से, ठीक। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण क्या है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहला भाई करेगी, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके H2O मुक्त करता है, ठीक। अगला, क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, ठीक है। लवण बता चुका मैं, लवण क्या होता है, इसका स्वाद हमारे पास का भी एक तरह से बोल सकते हैं नमकीन सा होता है। हम अगली बात करते हैं, लवण क्या होता है। कह रहे कि धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के मतलब देखो मेरे पास क्या भाई कि धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है, ठीक है। देखो इसमें ना भाई थोड़े से इसको समझने की जरूरत है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि धातु अम्ल से हाइड्रोजन के परमाणु को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर। देखो भाई मेरे पास ना जो भी ऐसा है, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास धातु है, देखो धातु जो है वो अम्ल से, धातु अम्ल से हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होते हैं, तो परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करते हैं। जब भी ना तुम किसी एक ना धातु की चीज को एसिड के अंदर डालोगे तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, वो धातु अम्ल के अंदर से जो भी तुम्हारे पास हाइड्रोजन होते हैं ना, देखो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं उनको हाइड्रोजन गैस के रूप में, बुलबुले के रूप में निकालता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है, ठीक। और एक यौगिक बनाता है और एक ऐसा जोड़ा बनाता है जिससे हम लवण कहते हैं। देखो भाई हम ना ऐसी बात भी बोल सकते हैं। देखो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि लवण क्या होता है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से जो बनता है, क्या बोलते हैं इसको, लवण कहते हैं। लेकिन भाई मैं तुमसे एक बात बोल सकता हूँ, जब धातु हमारे पास क्या है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो उससे जो पदार्थ बनता है, जो हमारे पास यौगिक बनता है, हम उस यौगिक को क्या बोलते हैं भाई, उसे लवण कहते हैं। चलो भाई अब लवण के कुछ गुण की बात कर लें, ठीक है। सबसे पहला भाई जो करेगी, लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं ज्यादातर। दूसरा भाई तुम्हें देखोगे ज्यादातर नमक, मतलब कि जो नमक होते हैं तुम्हारे पास ज्यादा ठोस होते हैं। दूसरा कि सामान्यतः लवण जो है उदासीन होते हैं। भाई उदासीन का मतलब है ना तो वो खट्टे होंगे, ठीक है, क्या बोला, ना तो वो खट्टे होंगे और ना ही वो कड़वे होंगे, ठीक है, ना कड़वे होंगे और ना ही नमकीन होंगे, ठीक है। इसमें तुम बोलोगे भाई अभी तो तुमने कहा था, अभी तो भाई
तुम सब ये बोलोगे कि आपने तो कहा था कि मेरे पास जो यहाँ पे इनका जो स्वाद है वो नमकीन होता है। भाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं, ठीक है, जर्नली होते हैं उदासीन, कोई स्वाद नहीं है उसका, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका स्वाद क्या नमकीन जैसा होता है, ठीक है। और भाई इसके बाद मेरे पास जो अगली है कह रही कि लवणों में जलीय विलयन विद्युत सुचालक होता है। देखो मैंने कहा कि लवण जो है, लवण के जलीय विलयन, अगर तुम किसी भी चीज में लवण मिक्स करते हो तो जो तुम्हारा बन के निकलता है भाई हमारे पास वो से हम क्या, वो मेरे पास होता है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब कि बिजली को पास करते हैं आराम से, ठीक है। सुनो भाई अब ना ये तुम्हारे पास पॉप टेस्ट वाला है, इसकी हमारे पास पूरी पूरी एक्टिविटी है फिलहाल तो इसको तुमने एक बार देख लिया भाई पॉप टेस्ट होता है क्या, फिर देख लो। फिर हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती को जलाई जाती है, ठीक है, लाई जाती है तो पॉप के ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे पॉप टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया था। देखो भाई किसी भी हमारे पास देखो साबुन का विलयन है, साबुन का स्वाद कैसा होता है भाई, साबुन जो मेरे पास है कड़वा होता है, ठीक। तो इसके अंदर हमें दिखाना है, जो तुम्हें दिख रहा है बुलबुले, ये पास भाई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं सारे। तो किसी भी एक्टिविटी में, ठीक, अगर हमें साबुन के अंदर बोल सकते हैं कि देखो क्या बोला है इसमें कि हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए, हाइड्रोजन है या फिर नहीं है इसको दर्शाने के लिए भाई हम क्या करते हैं, पॉप टेस्ट का एक तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। अब सुनो इसके ऊपर वैसे पूरी एक्टिविटी है, उसको देख लेना भाई। तो हम इसमें अगर हल्का सा पढ़ते हैं तो यहाँ पे वही कह रखी, देखिए ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस में, देखो हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है। मैं इसमें नॉर्मली क्या बोला, जो तुम्हें बात मैंने ऊपर बताई थी ना भाई ये वाली, हाँ भाई लवण वाली, ये लवण वाली बात, ठीक है, मेरे पास वही वाली बात है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ध्यान दीजिए, सुनो भाई, कह रहे कि ध्यान देने वाली बात मेरे पास ये है कि ऊपर जो दी गई अभिक्रिया, जो ये वाली जो अभिक्रिया है इसकी बात चल रही है, अभिक्रिया में धातु जो है वो अम्ल से, धातु क्या कर रहा है, अम्ल के अंदर जो भी हाइड्रोजन के परमाणु है, ठीक है, जो मेरे पास हाइड्रोजन के जो भी परमाणु है, परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है, हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है। इसका मतलब एक ही निकल के आता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकालती है, ठीक है, और एक यौगिक बनाता है, ठीक। फिर क्या भाई एक यौगिक बनाता है जिसे हम लवण बोलते हैं। इन बातों याद रखके चलना। देखो वही अम्ल, धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस, तुम अगर इसको लिख देते हो ना भाई तो आराम से चल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं, मेरे पास सूचक क्या होता है, ठीक है भाई। सूचक का नॉर्मल सा मतलब ये होता है कि हम कैसे पता लगाएंगे, देखो अम्ल है, क्षारक है या फिर लवण है, ठीक, इन तीनों चीजों का पता लगाने के लिए जिस चीज का उपयोग किया जाता है हम उसे क्या बोलते हैं भाई, उसको हम सूचक बोल के चलते हैं। तो कह रहे कि सूचक क्या होता है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, जो मेरे पास सूचक है वो क्या बताता है कि जो भी जिस विलयन का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो जिस विलयन का मैं यूज करके चल रहा हूँ वो विलयन मेरे पास अम्लीय है या फिर क्षारकीय है, उसके अंदर अम्ल है या फिर क्षारक है, इसको दर्शाता है, ठीक है। इसको भाई दर्शाता कैसे, कह रही कि इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है, ठीक है। देखो या तो उसका रंग बदल जाएगा, या तो उसका रंग बदलेगा, या फिर उसका जो गंध है, गंध को बोलते हैं उसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, इसमें से जो स्मेल आ रही होती है ना कि भाई कैसी स्मेल है, उसके हिसाब से पता लग जाता है। हम अगली बात करते हैं सूचक के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक। सबसे पहला कह रहे कि वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनके सामान्य प्रकार इस प्रकार में, बस वही पहले इसको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त, जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो रहे हैं उसे क्या बोलते हैं भाई, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, ठीक है, हल्दी जिसको बोलते हैं हाइड्रेजिया के, हाँ भाई इसके मतलब हल्दी हाइड्रेजिया के फूल का रस आदि, ठीक है, वैसे फूल का रस वगैरह ये सारे। अब सुनो हम लिटमस की अगर बात कर दें तो भाई तो मेरे पास पहले कह रहे कि अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस। देखो भाई एक मैं मान लो मेरे पास एक बाउल है, ठीक है, एक मेरे पास एक कटोरी टाइप है, इसके अंदर ना मैंने बहुत सारा लिक्विड भर रखा है, क्या बोला मैं, इसके अंदर मेरे पास भाई बहुत सारा लिक्विड है, इसके अंदर ऐसे करके लिक्विड भरा हुआ है बहुत सारा। अब मुझे पता लगाना है भाई इसके अंदर मेरे पास या तो अम्ल हो सकता है, ठीक है, या फिर क्षारक हो सकता है, दो बातें हो सकती है। तो अब देखो एक तरीका मैं इसको टेस्ट करूं फिर पता लगाऊं, लेकिन अगर वो जहरीला हुआ तो मैं इंसान मर सकता है, ठीक। तो इसीलिए जो लिटमस है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो भाई हम अगली क्या करें, लिटमस को लाइक मतलब कि लाइकेंस को शैवाल से प्राप्त किया था। भाई लाइकेन हमारा एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, उसी से प्राप्त किया जाता है। हम बात करते हैं लिटमस पत्र क्या होता है, उसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं, ठीक है। पत्र मेरे पास क्या भाई
पेपर, हम इसको नॉर्मल लिटमस पेपर बोल के चलेंगे, ठीक है। तो हम बात करें अगर कि लिटमस पेपर, कह रहे कि लिटमस विलेन के रूप में तथा कागज की पट्टियों हाँ भाई मैंने क्या बोला, देखो कि लिटमस विलेन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। मैंने भाई कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, कह रहे कि इस कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। फिर लिटमस पत्र दो रंग का होता है, एक होता है नीला और लाल, ठीक। कह रहे कि अम्ल जो है, जो एसिड है, वो नीले वाले को लाल में बदल देता है, ठीक है, जबकि जो क्षारक है वो लाल वाले को भाई नीले बदल देता है, ठीक है। इन बातों को तुम्हें याद रख के चलना है। अब सुनो, मैं तुम्हें लिटमस के बारे में बता दिया, अगली बात करते हैं हल्दी, ठीक है। हल्दी क्या है, कह रहे कि हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, ठीक। यह पीले रंग का होता है। उसमें देखो भाई कुछ बातें तो ना जो तुम्हें नॉर्मल सी बातें बताया, कह रहे कि कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है, कह रहे कि जब इसे साबुन, इसको क्षारकीय प्राकृतिक बोलते हैं, ठीक है, से धोते हैं तो यह दाग के धब्बे भूरे, मतलब कि भूरा लाल रंग कर देता है, ठीक है। मैं क्या बोलूं भाई, तो उसका रंग कैसा कर देता है, भूरा लाल कर देता है, ठीक है। ये तो बातें बताऊंगी तुमने बहुत बार, मतलब कि बहुत बार एक्सपेरिमेंट हो जाता है अपने आप ही। उसके बाद हम अगली बात करते हैं, कह रहे कि अम्ल के साथ हल्दी के रंग को कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो अगर हम उसके ऊपर ना नींबू रगड़ दें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक, लेकिन क्षारक डालते हैं, साबुन घिसते हैं तो आता है। अगली बात करते हैं भाई, क्षारक के साथ इसका रंग भूरा मतलब कि तरह की रंग जो है ना भूरा लाल, मतलब कि भूरा लाल बोलते हैं। जैसे तुम्हारा जो ईंट होती है ना, जो मतलब कि जिससे तुम्हारे मकान वगैरह बनते हैं, जो जैसा तुम्हारा ईंट का कलर होता है भाई, उस तरीके का रंग इसका हो जाता है आराम से, ठीक है। सुनो भाई, हम अगली बात करते हैं, मेरे पास क्या है, जो है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित की बात करते हैं, वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते। मैं क्या बोलूं भाई, वो सारे सूचक मेरे पास जो प्राकृतिक नहीं होते, ये रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाए गए होते हैं। भाई जिसको अगर ना यहाँ का नहीं दिख रहा ना, मतलब क्योंकि यहाँ पे आई थिंक इतने में ना मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, इतने में या फिर जो भी इतने में मैं तुम्हें दिखूंगा आराम से, ठीक। सुनो तो भाई मैंने क्या बोला कि ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते, अपितु ये रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाए जाते। भाई देखो रासायनिक पदार्थ मतलब मैं बात करता हूँ केमिकल, केमिकल के द्वारा जो भी बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं भाई रासायनिक पदार्थ बना। देखो तो संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, जिसको केमिकल द्वारा बनाते हैं। भाई इसका मेरे पास एग्जांपल है, जैसे कि मैथिल ऑरेंज फिनेप्सिलिन, मेरे पास क्या भाई ये ऐसे होते हैं जिसको हम केमिकल से बनाते हैं। अरे इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए होता है। भाई ये तो हमें पता ही है कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, ताकि पता लगा पाए अम्ल है या फिर क्षारक है, ठीक है। सुनो हम अगली बात करते हैं, मेरे पास जो अगला है इसको बोलते हैं गंधीय सूचक। क्या होता है गंधीय सूचक, यार कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, ठीक है। देखो जिनका स्वाद कैसा होता है भाई, या तो वो अम्लीय बदलेगा या फिर देखो तो अम्लीय या फिर क्षारकीय, इन दोनों मतलब की माध्यम में बदलती है। तो कुछ मेरे पास पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका जो स्वाद है भाई वो क्या बदल जाता है, ठीक। उसे हम क्या बोलते हैं गंधीय सूचक से, कह रहे भाई प्याज एवं लौंग और तेल, इनका स्वाद बदलता है हमेशा। सुनो हम अगली बात करते हैं सार्वत्रिक सूचक। कह रहे सार्वत्रिक सूचक विभिन्न रसायनों से का बना होता है, मतलब मेरे पास क्या बहुत सारे केमिकल होते हैं उसको मिक्स करके बनाता है। कह रहे कि जो भिन्न भिन्न पीएच, भाई पीएच मेरे पास ना एक तरीके से हमारे जो भी ये बताता है। देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ पीएच होता क्या है। पीएच ना हमारे पास एक लाइन टाइप होती है, तो उसका भाई स्टार्टिंग में यहाँ पे तुम्हारे पास इस तरीके से 0 होती है, ठीक। हम उसको देखो ऐसे बोलते हैं 7 होता है, यहाँ पे 7, ठीक। यहाँ से मेरे पास होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मेरे पास भाई 14 तक पहुंचती है। तो जो 7 होते हैं ना, 7वें पे 7वां तुम्हारा होता है एक तरह से बोलते हैं लवण, ठीक। इससे जो इधर होता है हम इसको बोलते हैं अम्ल, और जो मेरे पास इससे इधर होता है हम उसको क्या बोलते हैं क्षारक। ध्यान रख के चलना। तो जितना इस लाइन के पास होगा अम्ल जो है, जितना इस लाइन के पास होगा ये इतना दुर्बल होगा, उतना कमजोर होगा, लेकिन जितना इधर बढ़ता जाएगा ना वो क्या उतना स्ट्रांग होगा, उतना प्रबल हो जाएगा। और इस साइड की अगर हम बात करते हैं तो भाई मेरे पास अगर ये इस जैसे इस 7 के पास है तो ये जो मेरे पास है क्षारक है उसकी पावर कम होती है, लेकिन जैसे ही इस साइड बढ़ता रहता है ना, मतलब कि 8 9 10 11 12 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो भाई वहां पे क्या है और ज्यादा स्ट्रांग होता रहता है, ठीक है। सुनो तो भाई मैं तुम्हें अब देखो भाई तुम्हें ना इन बातों को देख लेना, जो भी तुम्हारी बात है ना, ये तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंट टाइप है। इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक सूचक है और कृत्रिम सूचक है, आर्टिफिशियल, मेरे पास अगला गंधीय सूचक। तो इनके मैं तुम्हें नाम बता रखे, ठीक है, जो भी नाम है इनके नाम बता रखे। तो भाई वही कह रहा है कि रंग गंध में परिवर्तन, मतलब रंग में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ठीक है। मतलब अम्ल के साथ अगर उसकी अभिक्रिया करते हैं
तो बदलेगा, तो कैसा बदलेगा, नहीं बदलेगा तो कैसा बदलेगा, ठीक। उसके बाद अगर हम इसको ना मतलब कि क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये कहते हैं लिटमस है। लिटमस को अगर मेरे पास क्या है कि मैं ऐसा बोल दूं लिटमस है, अगर उसको अम्ल के साथ मिक्स करते हैं तो लाल मेरे पास क्या होता है भाई, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, नीले पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी बातें अगर तुम इसको इग्नोर मानो तो इग्नोर कर सकते हो। हाँ भाई, अगला मेरे पास है अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोला भाई मैंने, अम्ल और क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया है, तो कह रहे कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, जो अम्ल है धातु के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिसमें मैंने इस अम्ल का एग्जांपल लिया है 2HCl, एक धातु का एग्जांपल है। भाई देखो सबसे बड़ी बात, तुम्हें ना जितने भी धातु हैं, ठीक, और जितने भी तुम्हारे पास अधातु हैं, तुम्हें कम से कम इनके नाम पता होना चाहिए भाई, कौन कौन सी धातु है, कौन कौन सी मेरे पास क्या है अधातु है, तो मैं इनके नाम पता होने चाहिए। तो भाई मेरे पास कह रहा है कि जब भी मेरे पास जो अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल ने अभिक्रिया करी धातु के साथ तो वो लवण बनाया उसने और हाइड्रोजन गैस बनाया, ठीक है। यहाँ तो नीचे लिखा हुआ आराम से दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब सुनो भाई, अगला मेरे पास है कह रहे कि क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया, अगर हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं धातु की तो क्या होता है, कह रहे क्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं उदासीन का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या बोला भाई, उदासीन का मतलब क्या होता है। अब सुनो भाई, मेरे पास उदासीन में तुमसे नॉर्मली बोलूं तो कह रहे कि ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। देखो तुम लाल लिटमस पेपर लो या फिर नीला लो, उसके रंग में कोई चेंज नहीं आएगा, हम उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे उदासीन कहते हैं, ठीक। फिर ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं, ठीक। नमक हो गया, तो मेरे पास भाई अगला जो है मतलब कि नौसाद, इसको हम नौसादर बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे मेरे पास भाई और भी जितने एग्जाम्पल है तुम्हें सारे याद होने चाहिए, ठीक है भाई। हम अगली बात करते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तुम्हारे पास एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स में बहुत पूछते हैं, कि जब अम्ल द्वारा क्षारक का, देखो मैं भाई जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा, देखो एक तो मैंने बोला कि अम्ल के द्वारा क्षारक का जो प्रभाव होता है, ठीक है, मतलब कि प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, हम तो क्या भाई, तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। देखो मैं तुमसे नॉर्मली की बात बोलूंगा, जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है हम उसे क्या बोलते हैं भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अगर तुम्हें भाई लिखना है तो लिख सकते हो कि अम्ल ने क्षारक के साथ अभिक्रिया करी, क्या बोला मैं, देखो जो अम्ल है, अम्ल ने अभिक्रिया करी है क्षारक के साथ, तो क्षारक के साथ अभिक्रिया के साथ क्या भाई, वो एक तो लवण बनाएगा और साथ में जो हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो बनाता है, ठीक है, मतलब जो पानी है हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, जो पानी वो बनाता है H2O बनाता है, तो हम इसे क्या बोल देंगे भाई, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इससे हम क्या बोलते हैं भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल है, पहला मेरे पास है भाई, अगर प्रबल अम्ल को, मतलब जो प्रबल अम्ल है उसकी दुर्बल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मेरे पास अम्लीय लवण, देखो जो चीज तुम्हारा प्रबल होगा ना, जो चीज तुम्हारा प्रबल होगा वही तुम्हारा बनेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास प्रबल जो अम्ल है वो क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक, और जो मेरे पास क्षारक है वो क्या बहुत ज्यादा वीक है, तो मेरे पास क्या बने भाई, प्रबल अम्ल बने, यहाँ पे जाकर क्या बनेगा, अम्लीय लवण, ठीक है। वैसे बोल दूं कि अगर मैं जो अम्ल है उसको लूं दुर्बल, ठीक, और क्षारक को लूं प्रबल, तो मेरे पास कहाँ पे क्षारकीय बनेगा, दिख रहा तो मैं, देखो मैंने अम्ल को स्ट्रॉन्ग लिया तो अम्लीय लवण बना, ठीक, और जो मेरे पास अगर मैंने क्या किया भाई, जो मैंने क्या लिया, जो क्षारक है उसको मैंने प्रबल लिया तो मेरे पास क्या भाई, यहाँ पे क्षारकीय बन गया। अगर मैं बोल दूं कि भाई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, तो अब बनेगा मेरे पास उदासीन लवण, ठीक है। और जल, देखो भाई जल तो सब में बनेगा, जल सबके अंदर बनेगा। अगला, अगर दुर्बल अम्ल ले लूं और दुर्बल क्षारक ले लूं तो क्या बनेगा मेरे पास, वहां भी उदासीन। देखो अगर तुमने जिस स्ट्रॉन्ग को लिया है, मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पे देखो पहले तुम्हें बता रहा हूँ दोबारा से, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि मेरे पास क्या, देखो यहाँ पे प्रबल है, ठीक, तो ये तुम्हारा देखो प्रबल अम्ल है ना, प्रबल अम्ल, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा भाई, प्रबल बनेगा। दूसरा, अगर तुम्हारे पास प्रबल क्षारक है तो ये तुम्हारे पास क्षारकीय बन जाएगा, ध्यान रखो। और जल तुम्हारा सब में बनेगा भाई, जो जल है वो क्या है, सबके अंदर बनेगा। नेक्स्ट भाई हम बात करते हैं कि धातु के साथ मतलब कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। सबसे पहला मेरे पास है भाई, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस जल बनाते हैं, ठीक है। कोई सा भी तुम्हारा धात्विक ऑक्साइड है तो एक तुम्हारे पास धातु होगा, तो जो Ca है, ठीक है, कैल्शियम, ये तुम्हारा धातु है, ठीक, Ca तुम्हारे पास का भाई धातु है, और यहाँ पे ऑक्साइड, तो ऑक्साइड मेरे पास तो भाई O हो जाएगा, ठीक। इसकी जैसे अभिक्रिया हमने HCl, ठीक है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 एटम के साथ करी तो मेरे पास क्या हो गया, बस तुम्हें पानी को अलग कर देना है, जो H2 है उसको अलग कर देना है। बाकी जो तुम्हारा बचा हुआ है तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ है देखो, मेरा Ca, देखो भाई CaO है प्लस H2 मतलब कि H2Cl है, तो C तुम्हें H2O को अलग करना है, बाकी जो तुम्हारा बचा है वही बचा रहेगा वो। ठीक, सुनो हम बात करते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। जो तुम्हारा जो धात्विक ऑक्साइड नहीं, जो धात्विक ऑक्साइड ये वाला, ठीक, इसका स्वाद कैसा होगा भाई, मतलब इसको बोलते हैं क्षारीय होता है। इसको देखो अम्ल होता है, क्षारक, इसका स्वाद का हमारे पास कड़वा होगा। कह रहे क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो भाई इसलिए इसका मेरे पास क्या भाई नॉर्मल बोलते हैं इसका क्षारकीय होता है। इसका उदाहरण कुछ मेरे पास है CuO और MgO। ठीक है, अब सुनो भाई हम अब कुछ बातें और देखते हैं जो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। सबसे पहला हम बात करते हैं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। देखो हमने अम्लों के साथ सारी अभिक्रिया पढ़ ली, तो मैं भाई सारे याद होने चाहिए। मैं तुमसे पहला कह रहा हूँ कि अगर कभी भी देखो हमने धात्विक जो इतना था ना, आग को हटा दो, जो धात्विक है इसको पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। तो अधात्विक ऑक्साइड कभी भी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, तुम्हें इसको याद रखना होता है। ये वाली बातें तुम्हारी याद करने वाली होती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पहले हो चुके होते हैं, तो तुम्हें वही एक्सपेरिमेंट लिख के दिए। तो मैंने कहा भाई देखो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिक्स किया, तो मेरे पास क्या CaCO3 अलग और H2O अलग हो गया। तुम्हें हमेशा जब भी जल की बात है H2O अलग कर देना, बाकी तुम्हारा बचा हुआ यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, मेरे पास अगला भाई कह रहा है कि अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। जो तुम्हारा अधात्विक ऑक्साइड है वो स्वाद में कैसे होंगे भाई, अम्लीय होंगे। ठीक, अब सुनो भाई मेरे पास जो अगली बातें आती है, करिए अगर अम्ल की अभिक्रिया हम करते हैं धातु कार्बोनेट के साथ तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और अगर धातु के साथ बंद करते हैं, ठीक है, तो लवण और हाइड्रोजन ऑक्साइड, और अगर हम करते हैं भाई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो दोबारा से लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इन बातों को याद रख के चलना है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर अम्ल की अभिक्रिया करी जाती है इन सब के साथ तो क्या होता है। मैं अगला बोल दूं कि अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करेंगे तो लवण और जल, और अगर क्षार के साथ तो लवण और हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इन बातों को याद रख के चलना है। फिर अगर तुमसे मैं बोल दूं भाई तुम्हारी बहुत ही शॉर्ट समरी है, ये तुम्हारे पास जितना है ना, जो मैंने इतना बता दिया, ये तो आपका जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ, और जो यहाँ से यहाँ है ये तुम्हारी, जो यहाँ से यहाँ तुम्हारे पास है, ये बहुत ही शॉर्ट समरी है। इनको तुम चाहो तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इन्हें तुम लिख के याद कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। इससे छोटा और कुछ हो सकता है, इससे छोटा पॉसिबल है भी नहीं। ठीक है, सुनो मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास क्षारक की अगर अभी देखो क्षारक की धातु के साथ तो लवण और हाइड्रोजन ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट के साथ तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगर अम्ल के साथ हुआ तो लवण और हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड के हुआ तो लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट भाई हम आगे बढ़ते हैं। अब ना हम जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अम्ल और क्षारक में समानता है। अम्ल में और क्षारक में क्या क्या बातें एक जैसी होती हैं। सबसे पहला भाई सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो मैं इतनी बातें बस याद रख के चलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जलीय विलयन में जो जल वाला जो विलयन होता है अम्ल या क्षारक का क्या होता है। ठीक, तो वही कह रहे कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, भाई जिसको बोलते हैं आयन, जिसको बोलते हैं ना, मेरे पास है देखो इसमें H+ आयन है, इसमें OH- आयन है, जो इनकी जो सांद्रता है ठीक कि प्रति इकाई आयतन में कम हो जाता है। देखो तुम्हारा जो H+ है ये भी तुम्हारा कम हो जाएगा, और जो OH- वो भी तुम्हारा कम हो जाएगा। बस इन्हें याद रख के चलना भाई, ये तुम्हारा डिट्टो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अगर तुम्हारे पास एग्जाम में तनुकरण के बारे में आ जाए तो 1 मार्क्स में डिट्टो छाप देना, तुम्हारे फुल में से फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें भाई कि क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। ठीक, तो कह रहे किसी क्षार या प्रबल कह रहे अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। देखो भाई अब ना मैं तुमसे बोल दूं कि बच्चों तुम कैसे पता लगाओगे कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो मैं तुमसे एक ही बात बोलूंगा कि भाई तुम्हें यहाँ पता लगाना कि H+ आयन कितना है और OH- आयन कितना उत्पन्न किया है। फिर किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने भाई, जो मेरे पास कोई सा भी जो अम्ल है या फिर कोई सा भी क्षारक है उसकी प्रबलता है तो H+ या फिर OH- आयन जितनी उत्पन्न होती है ना उसके द्वारा हम आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक है,
हम अगली बात करते हैं सार्वभौमिक सूचक क्या होता है। कह रहे अनेक सूचकों का जो मिश्रण होता है ना, हम उसके क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक मिश्रण, मतलब सार्वभौमिक सूचक बोल के चलते हैं। तो कह रहे हैं यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों पर, देखो नॉर्मल सी की बात है, देखो जितने भी, देखो मैं तुमसे नॉर्मल बोलूंगा कि जो सार्वभौमिक सूचक है इसकी बस पहले लाइन याद रख चलना ये वाली, और बाकी सारी बातें इग्नोर मारो इसकी। हाँ भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, जो भी जलीय विलयन है उसमें अम्ल और क्षारक के साथ क्या क्या चीजें होती हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास क्या रहे कि भाई जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, मतलब कि आयन उत्पन्न कहते हैं, ठीक है। उसकी बात करें H+ जो मेरे पास आयन होते हैं वो H3O+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। मैं नॉर्मली बोला हूं कि भाई जो H+ आयन, ठीक है, इसके अंदर, मतलब इसके अंदर पाए जाते हैं। मैं ऐसा बोल दूं जैसे H+ है और फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड है, तो मेरे पास बन गया, ठीक। जैसे बोल दूं HCl, H2O, तो मैंने भाई इन बातों को याद रख के चलना है, इन बातों को याद कर लो। तुम्हारे इसके बनते हैं MCQ, तुम्हारे इसके MCQ वाले क्वेश्चन बनते हैं बहुत तगड़े तगड़े। उसके बाद भाई नेक्स्ट अगर मैं तुमसे बोलूं कि जल की उपस्थिति में क्षारक, ठीक है, मैं तुम्हें जल की उपस्थिति में आयन बता दिया, तुम्हें इन दोनों बातों याद रख के चल देना है, ठीक। तो नॉर्मल सी बात है कि OH आयन उत्पन्न करेंगे और कुछ नहीं है। भाई बोलो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, ये वाली बातें तुम बता चुका हूँ, और जो होते हैं उन्हें हम क्षार बोलते हैं, ये वाली बातों मैं बोल चुका हूँ मैं, ठीक। ठीक है, ये जल के साथ, हाँ भाई क्या होगा कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को, तो हाँ भाई देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वाला, ठीक है। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, कह रहे कि हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह कह रहे भाई मेरे पास क्या है कि प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। देखो तो मैंने जब भी कुछ मिला तो तुमने ना देखा होगा तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में ऐसे हिलाते रहते इस तरीके से होता है। भाई नेक्स्ट तो मेरे पास है, हम सांद्र के बारे में बात करते हैं। मेरे पास क्या होता है, कह रहे कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, ठीक है। भाई देखो क्या बोला मैंने कि अगर मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूं, ठीक, तो वो दोनों एकदम से उछल के बाहर आ सकते हैं। तो कह रहे तथा आप जल सकते हैं, साथ ही अत्यधिक ताप के साथ कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो मैं ध्यान रख के चलना है, तुम्हारे पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो भाई तुम्हें इन बातों का ध्यान रख के चलना चाहिए, ठीक। भाई हम बात करते हैं कि जल को अम्ल में डालने से क्या होता है। कह रहे कि देखो पहले मेरे पास मिश्रण जो मेरे पास है आस्फलित होकर बाहर आ जाता है, मतलब एकदम से बाहर आ जाएगा। क्या अगला और क्या होगा भाई, ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, ठीक। भाई अब ना जो मेरे पास एक अगला है जो pH स्केल के बारे में, यहाँ से हम जो भी इसके जितने भी तुम्हारी क्लास है वो सारी एक साथ करेंगे, ठीक। तुम्हारे इस वीडियो के भाई इस चैप्टर के 2 पार्ट बनेंगे, वरना ज्यादा टफ हो जाएगा। जितना मैंने बता दिया भाई इतने को तुम्हें सारा याद करना है, वरना तुम्हें भाई थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। जिसको भी डिटेल वीडियो चाहिए, और भाई जो मेरा वही चैनल है मैडी मैथ क्लासेस, इसको भाई थोड़ा सा ढंग से सब्सक्राइब कर लो। अगर हो सके तो जो तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनके पास शेयर करो, क्योंकि अब ना कुछ दिन में इसी चैनल पे तुम्हारे जो इंग्लिश की जो लगातार वीडियो जो आती थी पहले, टोटल हमारे पास ना 16 से 17 क्लास हो रखी है, 18 क्लास हो गई होगी। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और भाई हमारा जो टारगेट है ना वो कैसे भी करके 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने हैं, हमें पहुंचाने हैं 2022 के एंड होने से पहले, ठीक। ये टारगेट हमें पूरा करना है। अगर पूरा हो जाता है और भाई थोड़ी सी वीडियो चलने लगती है तो इसमें बहुत सारे कंटेंट वगैरह अपलोड किए जाएंगे। जो पेड वीडियो है, फिर जो पेड कोर्स है उसको भी एज अ फ्री, ठीक है, वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक। इसमें बहुत सारी वीडियो हमारे पास जो भी है तुम चेक कर सकते हो। जितनी भी प्लेलिस्ट है, जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबके साथ शेयर करो, जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनके साथ शेयर करो 11th में 12th में, ठीक। और वैसे ग्रेजुएशन की वीडियो अपलोडेड है, लेकिन उसको मैंने प्राइवेट कर रखा है। अगर किसी को चाहिए तो भाई मेरे को कमेंट कर सकता है, अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछो कि भाई किसी को ऑनलाइन जो है एकदम बेस्ट फैसिलिटी चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद भाई इसके आगे देखते हैं हम। धन्यवाद।